हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की वर्कशीट का सॉल्यूशन। और इस वर्कशीट का सॉल्यूशन को तुम सिर्फ सॉल्यूशन मत समझना, इसमें तुम एक तरीके से वन शॉट समझो, जिसके थ्रू हम कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। मेन पॉइंट्स, मेन क्वेश्चन जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, चीजों को समझना और क्वेश्चंस को याद कर लेना या फिर एक बार पढ़ लेना, जिससे कि आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं ट्राई करूंगा कि ये चैप्टर कम से कम टाइम में खत्म हो जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उससे पहले ये जान लो कि डीएनए कॉपिंग क्या होता है। जनरली डीएनए कॉपिंग का मतलब ये होता है, जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जो तुमको दिखाई देते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है कि अगर कोई ह्यूमन का बेबी या फिर प्रोजेनी या फिर इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हुआ है वो कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह दिखाई देगा, ऐसा नहीं है ना। इंसान है तो इंसान की तरह ही दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि डीएनए कॉपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जो न्यू कैरेक्टर डेवलप होगा या फिर बनेगा, वो जो प्रीवियस वन है यानी पेरेंट बॉडी है उसी की तरह दिखाई देगा। तो डीएनए कॉपिंग क्या बोल रहा है, आंसर देखो। डीएनए कॉपिंग यानी द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है उसकी हेल्प से जो भी प्रोजेनी या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, वो सिमिलर होगा जो कि प्रीवियस बने, यानी कि जो पेरेंट बॉडी उसकी तरह दिखाई देगा। अब इसका इंपॉर्टेंस होता क्या है, तो इंपॉर्टेंस जो होता है इसका सबसे पहला जो पॉइंट है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन। वही जो बता रहा हूँ कि जो बॉडी का डिजाइन होता है वो सेम रहता है पेरेंट बॉडी की तरह। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है, यानी कि ट्रेट्स कहने का मतलब ये है, जो तुम्हारी पेरेंट्स की, तुम तो बोलते हैं ना तुम्हारी कुछ आदतें मम्मी की तरह हैं, बाल मम्मी की तरह हैं, या फिर पापा की तरह गुस्सा करते हो, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज जो बात हुई है, ये प्रॉपर्टीज का मतलब है ट्रेट्स। तो वो उनके ट्रेट्स तुम्हारे अंदर आएंगे, किसकी वजह से आएंगे, डीएनए कॉपिंग की वजह से आएंगे। क्योंकि जब डीएनए कॉपी होगा उसी की वजह से तुम्हारे अंदर वे आदतें या फिर हैबिट्स या फिर ट्रेट्स आते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, वेरिएशन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता ही आता है। अब इस वेरिएशन की वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं, वो मैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको बताऊंगा। तो वेरिएशन की वजह से क्या होता है, इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग, यानी वेरिएशन भी आ जाता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर, जब डीएनए कॉपिंग होता है। तो पहला क्वेश्चन तुमको बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इनके थ्रू तुम रिवाइज करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस बता दो। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस बताने से पहले तुमको ये पता हो कि वेरिएशन क्या होता है। अब यहाँ पर देखो वेरिएशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। वेरिएशन इंश्योर्स द स्पीसीज। स्पीसीज में बहुत सारे ह्यूमन की स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज होती हैं अर्थ पर। वेरिएशन इंश्योर करता है जो स्पीसीज सरवाइव कर रही है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट है वो सरवाइव कर सके, कैन सरवाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कि मान लो कोई चेंज हो जाए आसपास इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर में, तो अभी ये जो हमारी बॉडी है कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, 46 तक, 42 45 तक सह सकती है, यानी कि झेल सकती है आराम से। ठीक है। बट अगर उससे ज्यादा हो जाए, 50 हो जाए, 51 हो जाए, तो हमारी बॉडी तो उसके लिए तैयार नहीं, क्यों, हमारे अंदर उस टाइप का वेरिएशन ही नहीं आया है। अब जैसे ही वेरिएशन आता है, मान लो न्यू जनरेशन आने वाली है, तो उस न्यू जनरेशन के अंदर मान लो वेरिएशन चल रहा है और वेरिएशन आया है कि वो इतने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है फ्यूचर में। तो उसकी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो वो सर्वाइव कर लेगा। बट हम सर्वाइव कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो वेरिएशन ही नहीं आया, यानी कि वो चेंज ही नहीं आया, तो उसी को वेरिएशन बोला जाता है। अब इसका आंसर देखो क्या बोल रहा है, वेरिएशन इंश्योर द स्पीसीज कैन सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि कुछ अचानक से चेंज हो जाता है तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन द टेम्परेचर। एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रहती है, ठीक है। एंड द टेम्परेचर राइजेस सडनली, टेम्परेचर क्या हो गया, अचानक से बढ़ने लगा। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होंगे जो कि रहते थे वो मर जाएंगे, क्यों, उनकी बॉडी तैयार नहीं है भाई। बट फ्यू वेराइटीज या फिर वेरिएंट्स रेजिस्टेंट हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। कुछ सर्वाइव कर जाएंगे, क्यों, उनके अंदर वो वेरिएशन आ गया था, चेंज आ गया था, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को झेल सके, जो मैंने भी एग्जांपल तुमको दिया। होपफुली तुमको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो गया होगा, दोनों आपस में इंटरलिंक क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अब तीसरा क्वेश्चन तुम ध्यान से देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स पे के साथ हमको ये टर्म्स को डिफाइन करके दिखाओ, यानी कि आंसर दो इनके। पहला है फिजन एंड इट्स टाइप, दूसरा है रीजनरेशन, तीसरा है बडिंग और चौथा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये होते क्या है, सारे के सारे जितने भी हैं ये
असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप से। ठीक है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें पेरेंट बॉडी यानी कि मेल और फीमेल बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करती है, एक ही उसके अंदर सब कुछ हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला हमसे पूछा गया फिजन क्या होता है, तो फिजन देखो, डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू डॉटर सेल्स, यानी कि एक इंडिविजुअल या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है एक से ज्यादा पार्ट्स में, उसको बोलते हैं फिजन। अब ये फिजन होते हैं दो टाइप के, जो कि तुमको दिखाई दे रहा होगा। पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है तुम्हारे पास मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब होता है पेरेंट बॉडी का अलग अलग पार्ट में टूट जाना और उसी जो पार्ट्स की हेल्प से एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। यहाँ पर देखो, बाइनरी फिजन क्या होता है? डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू। यहाँ पे ध्यान देना, बाइनरी का मतलब होता है कि दो पार्ट में वो डिवाइड होगा, तो उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। और ये जो दो पार्ट में डिवाइड होगा यानी डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, वो सेम होंगे एज अ पेरेंट। ठीक है, और दोनों आपस में सेम होने वाले हैं। इसका एग्जांपल है अमीबा। देखो, इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके डेफिनेशन तुमको पता हो और उनके एग्जांपल। अमीबा और पैरामीशियम एग्जांपल होते हैं बाइनरी फिजन के। अब मल्टीपल फिजन में क्या देखो, बाइनरी का मतलब क्या था, दो पार्ट में टूट रहा था, लेकिन मल्टीपल में क्या हो जाएगा, बॉडी इनटू मैनी इंडिविजुअल्स। मैनी इंडिविजुअल कहने का मतलब है कई सारे पार्ट्स में वो टूट जाएगा। तो ये हो गया मल्टीपल और बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ये तुमको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा, ये प्लाज्मोडियम है, ये अमीबा है। और पैरामीशियम यहाँ पे दे नहीं रखा। पैरामीशियम ऐसा कुछ होता है, वो केले की छिलके की तरह वो टूट जाता है बीच में से कई पार्ट्स में, तो वो अलग अलग हो जाता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजन क्या होता है। अब आता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन को देखते हैं क्या होता है। रीजनरेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब यहाँ पर तुमको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, ये प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया को क्या किया मैंने, तीन पार्ट्स में कट कर दिया है, तो ये ऐसा हो गया। अब इन तीनों पार्ट से एक अलग अलग हमारे क्या डेवलप हो जाएंगे, नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि बॉडी पार्ट से ही एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेवलप किया जा सकता है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। तुमको बस डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई अ कॉम्प्लेक्स मल्टी ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर देयर कटेड बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने ये बोला ना कि एक बॉडी पार्ट से नया बन सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उंगली काट दोगे तो एक न्यू थोड़ा बन जाएगा। मैं अपनी उंगली काट के रख दूंगा तो मैं ऐसा थोड़ा होगा, मैं एक और टीचर यहाँ पर मतलब मैं पढ़ाने लग जाऊंगा दूसरा आके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? यहाँ पर इसका आंसर सिंपल। एक चीज और, ये जो नोट्स है, ये मैंने कट कर करके अलग अलग नोट्स से आंसर बनाए हैं, तो क्रेडिट मैं उनको दूंगा। ठीक है, जिनके नोट्स हैं, तुमको पता भी चल गया होगा अगर जानते हो तो। अब यहाँ पर देखो, रीजनरेशन कैन बी यूज्ड ओनली इन दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज रिलेटिवली सिंपल। रीजनरेशन सिर्फ उसमें किया जाता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास एक ही सेल होता है, वही डिवाइड कर सकते हैं, ये इस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, व्हेन कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स टिश्यू और सेल्स बट इन कॉम्प्लेक्स मल्टी। देखो, सिंपल सी बात ये है कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर एक ही सेल होता है सब कुछ करने के लिए, तो वो इजीली कट करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस के अंदर सांस लेने के लिए अलग सेल होता है, और बीटिंग के लिए हार्ट की बीटिंग होती है, खाने के लिए, डाइजेशन के लिए अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है। तो हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि हम एक कट करेंगे तो एक सेल के मतलब एक पार्ट को कट करने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट सेल्स ही नहीं आ पाएंगे, कंप्लीट प्रॉपर्टीज ही नहीं आ पाएंगे, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है। ठीक है, अब चलते हैं बडिंग पे। बडिंग क्या होता है? सिंपल बडिंग देखो क्या होता है। A small outgrowth called bud arises on the body of an organism, यानी पेरेंट बॉडी के अंदर देखो, यहाँ पर देखो, एक सिंपल बड आ जाता है। अब ये बड क्या करता है ना, ये बड धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन होता है तो ये बड एक टाइम आता है जब मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं बडिंग। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, हाइड्रा। तो बडिंग तुमको पता होना चाहिए क्या होता है बडिंग। देखो, स्मॉल आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड अराइज, उसको बोलते हैं। द बड ग्रोज एंड डेवलप्स, जैसे डेवलप होता है, अ न्यू इंडिविजुअल फाइनल गेट डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कॉमन एग्जांपल इज बडिंग इज द हाइड्रा। हाइड्रा इसका कॉमन एग्जांपल होता है, तो इन सबके तुम्हें एग्जांपल तो पता ही होने चाहिए एटलीस्ट, डेफिनेशन भी नहीं पता है तो। हाइड्रा यूजेस रीजनरेटिव सेल्स फॉर द प्रोडक्शन इन द बडिंग। रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, जो भी बताया, जहाँ पर सेल डिवीजन बार बार होता है यहाँ पर, उसकी वजह से क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता रहता है, जब मैच्योर हो जाता है तो फिर डीअटैच हो जाता है। होपफुली तुमको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
लास्ट वन हमारा क्या था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड ओल्ड प्लांट। देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि हम, वहां तो रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या था, प्लांट के लिए बात हो रही है। प्लांट के किसी पार्ट से हम एक न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विदाउट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वेजिटेटिव propagation usually involve the growth and development of one bud present on old or part of the plant from a new plant। सिंपल सी बात ये है ब्रायोफाइलम, इसको बोलते ब्रायोफाइलम पूरा। यहाँ पर हमारा डेवलप हो रहा है एक न्यू, ये पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, ये नए नए, ये क्या हो रहे हैं, नए नए प्रोड्यूस हो रहे हैं एक लीफ से। तो इसी को बडिंग बोला, सॉरी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो, नेचुरल प्रोपोगेशन ये रहा, ब्रायोफाइलम इसका एग्जाम्पल है किसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। रूट्स हो गया, रूट्स ऑफ डहलिया, ये सब क्या है, अलग अलग प्लांट्स है जो कि यूज किए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तौर पे। अब इसी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, सबसे पहला था कटिंग, दूसरा आता है लेयरिंग, तीसरा आता है ग्राफ्टिंग। ये क्या होता है? कटिंग का मतलब है स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट इज रिमूव्ड बाय द कटिंग इट। छोटा पार्ट लेंगे किसका, प्लांट का, उसको हम काट लेंगे, काटने के बाद उसको बोलते हैं कटिंग, और उसको एक नया टाइप में यानी कि न्यू प्लांट में डेवलप कर लेंगे। जैसे शुगर केन होता है, गन्ना सबने खाया होगा, बनानास केले होते हैं, और कैक्टस, ये सब क्या होता है, कटिंग के तौर पे हम एक नया बना सकते हैं उन्हीं के एक बॉडी पार्ट से। दूसरा देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ जनरली ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंड टुवर्ड द ग्राउंड, यानी कि एक पार्ट लेते हैं, उसको क्या करते हैं, मान लो मेरे प्लांट का पार्ट ग्राउंड में लिया गया इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने मिट्टी डाल दी, और यहीं से क्या होगा, फिर यहाँ से मैंने दबा दिया, अब यहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, लेयरिंग। अब ग्राफ्टिंग देखते हैं, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक का रूट लेते हैं और दूसरा लेते हैं विदाउट रूट, उनको ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन कराने के बाद वो ग्रो करता है एज ए सिंगल प्लांट, यानी एक का रूट ले लेंगे, एक का सूट लेंगे, दोनों कंबाइन करवाएंगे तो हमारा एक न्यू प्लांट बन जाता है। इसके अंदर आते हैं एप्पल और पियर। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है और उसके टाइप्स तुमको पता होने चाहिए। पूछ लेते हैं कटिंग का, लेयरिंग का और ग्राफ्टिंग का एग्जांपल बताओ। तो यहाँ पर तुमको एग्जांपल बता दिए हैं। लेयरिंग के एग्जांपल क्या क्या है, ये है जैस्मिन, फ्लावर होता है, लेमन, ये सब एग्जांपल है उसके हमारे लेयरिंग के। कटिंग के एग्जांपल और ग्राफ्टिंग के एग्जांपल तुमको पता होने चाहिए। और एडवांटेज देखो क्या है इसका, न्यू प्लांट विल बी एग्जैक्टली सेम एज द पेरेंट, नया प्लांट जो होगा वो पेरेंट की तरह ही होगा एग्जैक्ट। ठीक है, प्लांट ग्रोन बाय दिस प्रोसेस नीड लेस अटेंशन, उसको जिस इस टाइप के जो इस प्रोसेस से बनते हैं प्लांट्स, उनको लेस अटेंशन की यानी कि देखभाल की बहुत कम जरूरत होती है। मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय द सेम पेरेंट्स, एक ही पेरेंट से कई सारे प्लांट्स हम डेवलप कर सकते हैं, तो इसके फायदे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। होपफुली तुमको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये तो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स जो कि तुमको आने ही चाहिए थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखते हैं एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वही जो पीछे लिखा हुआ तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, सेम ही है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये बोल रहा है कि एडवांटेज बताओ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन टिश्यू कल्चर एंड इट्स एडवांटेज। देखते हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू removed from and growing plant which is grown under the suitable medium known as tissue culture। कहने का मतलब क्या है, जो ग्रोइंग टिप्स होती है प्लांट की, वहां से सेल्स निकाल लिए जाते हैं। अब उन सेल्स को हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं। अब उस आर्टिफिशियल में मीडियम में जो हम क्या करते हैं, उस सेल को रखते हैं, तो वो धीरे धीरे सेल डिवीजन करता है और नए कई सारे सेल्स बना लेता है, वहीं पे एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है। इसको बोला जाता है कैलस, CALLUS। ये कैलस बन जाता है। अब ये कैलस को जब उठा के हम क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं, और इसकी हेल्प से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसको बोला जाता है टिश्यू कल्चर। डेफिनेशन ये लिखी हुई है। इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज इसका ये होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट टेक्निक है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। दूसरा, मान लो जिस प्लांट से मुझे मान लो इस प्लांट से मुझे क्या करना है, एक न्यू प्लांट बनाना है, बट इस प्लांट को ना डिसीज बीमारी है कुछ, तो जब मैं इसकी हेल्प से एक नया प्लांट डेवलप करूंगा, तो ये बीमारी है वो इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, वो इस प्लांट के अंदर वो डिसीज फ्री प्लांट होगा हमारा। तो ये हमारा यहाँ पर जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे टिश्यू कल्चर की हेल्प से, वो डिसीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। नाउ, नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस इन अ फ्यू एंड वीक ऑफ अ टाइम, यानी जो न्यू प्लांट है वो एक वीक में, मतलब कि कम से कम टाइम में हम ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की हेल्प से। तो ये हो गया हमारा टिश्यू कल्चर और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दोनों सेम सेम से लगते हैं लेकिन है नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो,
क्या है? डिफाइन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? देखो यहाँ पर तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये पूरा होता है राइजोपस। पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है राइजोपस। अब राइजोपस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये जो तुमको यहाँ पे ये बल्ब सा दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं स्पोर्स। अब यहाँ पे होते हैं, देखो इसे बोलते हैं स्पोन्जिया। पूरा सॉरी, पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्पोन्जिया। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे 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 स्पोर्स, ठीक है? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोन्जिया के अंदर होते हैं स्पोर्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारा राइजोपस। अब ये होता है ब्रेड मोल्ड्स होते हैं ना, बेड्स, वहां पर दिखाई देता है ये। देखो क्या बोल रहा है, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट किसको बोल रहा है? ये स्पोर्स को बोल रहा है, जो कि स्पोन्जिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? व्हेन द स्पोर्स केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट, जैसे ये फटता है स्पोन्जिया, then spore spread to air, एयर में वो फैल जाते हैं। where there these airborne spore land on the soil and under the favorable condition they germinate into a new plant। नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। यानी स्पोन्जिया होता है, यहाँ से हवा आएगी, इनको लेके जाएगी, और ये अलग अलग जाएंगे और अलग जगह जगह पर बैठ जाएंगे, और फिर वहीं पे फेवरेबल कंडीशन में एक नया इसमें डेवलप हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इसका राइजोपस है, जो तुमको बता दिया है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, उसमें एक पेरेंट डेवलप इन्वॉल्व होता है, इसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? अलग अलग इसमें प्रोसेस होते हैं, एग्जाम्पल डाल दो, खत्म हो जाएगा वो। अब आता है, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट्स के एग्जाम्पल बताओ जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है? यूनिसेक्सुअल का मतलब वो होता है कि जिसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेल की या फीमेल की, और बाइसेक्सुअल का मतलब जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर देखो, व्हेन इट कंटेन्स आइदर कार्पल्स, और ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, या तो स्टेमिन प्रेजेंट होगा, कार्पल, दोनों मेल और फीमेल पार्ट है किसके? प्लांट के, ठीक है? और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पपाया और वाटरमेलन, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए। दूसरा देखो, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या है? इट कंटेन द बोथ स्टेमिन एंड कार्पल, यानी कि दोनों। देखो ये होता है मेल के लिए स्टेमिन, नाम से ही तुम्हें लग रहा होगा ये मेल के लिए होता है, और ये इधर वाला होता है फीमेल के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डिफाइन द पॉलिनेशन, ले लेते हैं। डिफाइन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है? देखो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, उस फ्लावरिंग प्लांट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है? जैसे हो गया सेपल, पेटल, कार्पल। कार्पल का दूसरा मतलब पिस्टिन और स्टिमन। यहाँ पर मैंने तुमको फोटो नहीं लिखाया है, यानी कि लगाया नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन से सीरीज है। देखो यहाँ पर जो हमारे पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, एक होता है सेपल, SEPAL, एक होता है पेटल, पत्तियां जो होती हैं, एक होता है हमारे पास स्टेमन, ये भी मैंने लिखा है यहाँ पर, और दूसरा जो होता है हमारे पास कार्पल। ये तो मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। अब स्टेमन होता है ना, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और कार्पल जो होता है इसके भी तीन पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। टाइप होते हैं किसके? कार्पल के, और स्टेमन के मैंने तुमको बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जब देखो एंथर जो होता है ना, इस एंथर के अंदर मैंने तुमको बताया ना, स्टीमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मेल जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल के, ठीक है? जर्म सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होते हैं ना, फीमेल पार्ट में जाते हैं फ्लावर के। फीमेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का? स्टिग्मा। इस स्टिग्मा पे इनको पहुंचना होता है किसी भी तरीके से, इनको यहाँ पर आना होता है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है? अब स्टिग्मा के ऊपर ये आना चाहते हैं, तो जब भी, अब देखो फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, या तो हम पढ़ के आए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लोटिंग प्लांट, तो जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं या फिर अलग अलग प्रेजेंट हो सकते हैं। जब ये एंथर से, यानी कि जो पोलन, देखो इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो मैं जर्म सेल बता रहा था उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो मैं बता देता हूँ फिर से। एंथर होता है, एंथर के अंदर, एंथर जो होता है मेल पार्ट होता है, जिसके अंदर जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं मेल के। अब उनको बोला जाता है, जर्म सेल का नाम होता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है? अब ये पोलन ग्रेन्स को जाना होता है स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि स्टिग्मा ही एक ऐसा रास्ता है जो ओवरी तक जाता है, ठीक है? अब पोलन ग्रेन्स, अगर ये जो पोलन ग्रेन्स हैं हमारे सेम फ्लोवर के पार्ट पे जाते हैं, यानी कि एंथर है जो कि एक फ्लोवर का पार्ट है, उसी फ्लोवर के अंदर भी स्टिग्मा प्रेजेंट है,
अगर वहां से एंथर से स्टिग्मा पर सेमी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और अगर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं ना एंथर से स्टिग्मा तक, इसी को पोलिनेशन बोला जाता है। तुमको ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या क्या लिखी हुई है। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इंटरनल द पोलिनेशन। यानी कि एंथर से स्टिग्मा पे जाना किसका, पोलन ग्रेन्स का, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। ये दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के पे जाएगा तो सेल्फ। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लोवर के पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका क्रॉस पोलिनेशन बोला जाएगा। द प्रोसेस टेक प्लेस बिटवीन द फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है। द प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेम फ्लावर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब अलग अलग फ्लावर के साथ, सेम फ्लावर के साथ, या कैसा भी हो सकता है। ठीक है। अ, इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट काफी है। पपाया, वाटरमेलन, पीनट्स, ये सब एग्जांपल है किसके, हमारे सेल्फ के। और क्रॉस के हैं टोमेटो एंड ग्रासेस आर द एग्जांपल ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। तो तुमको ये ध्यान होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ओवेरी एंड एम्ब्रियो। तो ध्यान रखना है कि ओवेरी जो होता है वो बनती है फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें। और जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो बनता है क्या, सीड। एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट होता है और वो उसमें कन्वर्ट, ओवेरी जो होती है फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब देख बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और जर्मिनेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन और जर्मिनेशन को तुमको कहाँ तक डेफिनेशन याद करनी है वो मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, इट इज द प्रोसेस। तो डेफिनेशन तुम्हारी यहाँ से स्टार्ट है, इट इज द प्रोसेस, यहाँ से तुमको स्टार्ट करनी है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल्स विद द फीमेल गैमेट्स, it gives rise to a zygote. As soon the pollen lands on suitable stigma, it reaches the female. देखो सिंपल डेफिनेशन है, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ये तुम सिर्फ पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए क्या होता है, बस तुमको डेफिनेशन जरा सा याद कर लेना है। ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पर देखो जर्मिनेशन क्या होता है, जो सीड बनता है, द सीड्स कंटेन द फ्यूचर एम्ब्रियो डेट डेवलप इन अ सीडलिंग अंडर द सुटेबल कंडीशन। यानी कि सीड, एक जो एम्ब्रियो बनेगा उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है जो कि फ्यूचर के प्लांट को डिपेंड करता है बनाने के लिए किस पे, सुटेबल कंडीशंस में। इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो कन्वर्ट होता है सीड के अंदर, उसी प्रोसेस को जर्मिनेशन बोला जाता है। मेल फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बस इतना याद करना है, कुछ नहीं। ठीक है। अब चलते हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल एंड फीमेल पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं तुमको बता दूंगा। अब लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है, 13, 14, 15 और 16, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको आने ही चाहिए। और मेल फीमेल तो मैं तुमको एक्सप्लेन कर ही दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो, मेल और फीमेल पार्ट्स। देखो यहाँ पर तुमको मेल और फीमेल पार्ट में जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है मेल के अंदर, ये हमारे पास ब्लैडर है। ठीक है। ये तुमको टेस्टिस दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, टेस्टिस। और ये जो बाहर की स्किन है इसको बोलते हैं स्कॉर्टम, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इतना तुमको क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तुमको ध्यान रखना है टेस्टिस क्या है, ये प्रेजेंट है। और स्कॉर्टम, स्कॉर्टम जो होता है वो जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं वो होता है। अब तुमको यहाँ पर जो ट्यूब दिखाई दे रही होगी, ये ट्यूब है ना, जो स्पर्म होता है वो इसी के थ्रू आउट जाता है, यानी बाहर जाता है, यूरेथ्रा तक पहुंच पाता है। अब स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखना है चीजों को। यूरेथ्रा के थ्रू ये इजेकुलेशन होता है। वाज डिफरेंस के थ्रू स्पर्म्स आता है और रास्ते में ही उसको मिलते हैं दो ग्लैंड्स मिलते हैं, एक सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड उसको मिल जाता है। अब ये दोनों क्या करते हैं ना, अपने अंदर से कुछ कुछ फ्लूइड्स निकालते हैं। ठीक है। अब ये फ्लूइड क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने में प्रोवाइड करता है, यानी कि ये हेल्प करता है कि स्पर्म जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले मर ना जाए, उसको ये नरिशमेंट करता रहता है, न्यूट्रिशन देता रहता है, यानी कि उसको लाइफ प्रोवाइड कराता है एक तरीके। अगर ये ना होगा तो कब मर जाएगा, उसको सर्वाइव करने के लिए ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर एक लिक्विड बन जाता है जिसको बोलते हैं सीमन। एक लिक्विड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर सीमन। जब स्पर्म और इनके लिक्विड आपस में मिल जाएंगे तो एक न्यू लिक्विड फॉर्म होगा, इसको सीमेन बोलेंगे। और वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आएगा। तो जो बाहर आएगा वो क्या होगा, सीमन होगा, ना कि
स्पर्म होगा, उस सीमन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिक्विड प्लस स्पर्म, देखो यहाँ लिक्विड प्लस स्पर्म की वजह से ही क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, देखो स्पेलिंग ये है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर एक चीज ये है कि अ, तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टेस्टिस होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन ये बॉडी के बाहर ही क्यों होता है, अंदर भी तो हो सकता था। बिकॉज अगर जरा सा भी यहाँ पे कुछ हो जाता है तो पूरी फ्यूचर ही खराब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्यों, फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल्स और स्पर्म लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्कॉटम, स्कॉटम पार्ट होता है। बिकॉज स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होता है लोअर टेम्परेचर बॉडी से भी, यानी बॉडी के टेम्परेचर से भी नीचे टेम्परेचर जाना होता है, इसी वजह से जो पार्ट है वो बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोड्यूस हो पाए, समझे, इसी वजह से वो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स क्या होते हैं, टिनी बॉडीज होती हैं जिसके लॉन्ग टेल होती है और हेल्प करता है वो मूव करने में फीमेल जम्स तक, मतलब पहुंचने के लिए। ये हो गया मेल का स्पर्म के बारे में, टेस्टिस के बारे में, और ये मैंने तुमको एक्सप्लेन कर ही दिया है। वास्ट डिफरेंस क्या होता है, डिलीवर करता है स्पर्म को कहाँ तक, यूरिनरी, वास्ट डिफरेंस सिंपल सी बात है, वहां यूरेथ्रा तक लेके आता है, वहां पे फ्लूइड निकलता है और वो एक नया लिक्विड बना देते हैं, सीमन बना देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड फ्लूइड निकालते हैं, तुमको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। स्कोटम क्या होता है, जहां पर हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और पीनस तुमको पता है जेनेटिकल ऑर्गन्स होता है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको बता दिया जाएगा, तुमसे डायग्राम पूछेंगे, डायग्राम के टेस्ट लेवलिंग के लिए पूछा जाएगा, तो डायग्राम देख लेना, और ये तो है तुमको पता ही है, वैसे बहुत नॉलेज है तुम लोगों को, ठीक है। अब ऊपर देखो, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखोगे तुम ध्यान से, तो इसमें देखो सेंसिटिव पार्ट होता है, ये होती है हमारी ओवेरी, दोनों साइड ओवेरी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये होती है हमारी फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, इससे ज्यादा बोल दो फेलोपियन ट्यूब। ये तो हमारी ओवेरी हो गई, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। अब ये क्या हो गया, हमारा यूट्रस हो गया पूरा, जहां पर बेबी रहता है। अब ये होता है सर्विक्स, और ये होती है वजाइना, ठीक, ये पूरा हो गया वजाइना। अब इस टेस्टिस के अंदर हर महीने एक सेल निकलता है, एग सेल निकलता है, जो कि वेट करता है यहाँ पर। जब वो यहाँ पर वेट करता है कुछ 1 से 2 दिन के लिए, अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करता है और यहाँ पर आ जाता है और एम्ब्रियो बना लेता है। और जैसे ही ये प्रोसेस चलता है, तो ये जो अंदर की लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग तुमको दिखाई दे रही है, कि अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, स्पॉन्जी यानी सॉफ्ट बना लेती है। अब सॉफ्ट बना लेती है तो उसकी हेल्प से क्या होता है, जिससे वो नरिशमेंट कर सके। अगर स्पर्म आया तो यहाँ पर जो बेबी बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर स्पर्म नहीं आएगा तो ये एक्सेल यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो इन्होंने प्रिपरेशन करी है ये धीरे धीरे क्या होगी, टूटेगी। और टूटेगी तो ये क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लीडिंग के थ्रू ये, यानी कि सर्विक्स और वजाइना के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगी क्या होते हैं। तो ये मैं तुमको बताया यहाँ पर क्या से किस तरीके से प्रोसेस होता है, किसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस तरीके से स्टार्ट होती है, या फिर हर महीने एग जो है निकलते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ओविडक्ट तुमको पता है क्या होता है, जहाँ से क्या बोलते हैं एग सेल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। यूट्रस क्या होती है, वॉम्ब होती है, जहाँ पर जो पूरा बेबी होता है वो पूरी तरीके से मैच्योर होता है, वहीं पे उसका नरिशमेंट होता है, वहीं पे वो डाइजेशन प्रोसेस करता है अपना, वहीं पर वो एक्सक्रिएशन करता है, सारे प्रोसेस उसके वॉम्ब के अंदर ही होते हैं। और ये किसी एक टिश्यू की हेल्प से होते हैं जिसका नाम होता है प्लेसेंटा, जो मैं तुमको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो वजाइना क्या होता है, वजाइना सिंपल ही चीजें लिखी हुई है, तुम पढ़ सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं है। बस तुमको लेवलिंग पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, ओवरी क्या है, यूट्रस क्या है, फेलोपियन ट्यूब क्या है, तो उसके लेवलिंग तुमको डायग्राम देख के पता होना चाहिए। अब मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, क्या होगा जब एग फर्टिलाइज ही ना हो तो, ठीक है। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, वो उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है वो तुमको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो, सिंस द ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ, हर एक मंथ एक एग को प्रोड्यूस करती है, हम सबको पता है, ठीक है। अब ये जो यूट्रस होती है ना, जैसे ही उसको पता चलता है एग प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, और अपने आप को एज अ स्पॉन्जी सॉफ्ट बहुत ज्यादा प्रिपेयर करता है अच्छे से, जिससे कि वो क्या कर सके, नरिशमेंट कर सके, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा। बट कंडीशन ये होती है कि अगर स्पर्म वहां पर नहीं आता है तो क्या होता है, जो प्रिपरेशन करी है किसने, किसने, यूट्रस ने, तो वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्या करेगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो ब्रेक डाउन होगा तो वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा, किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये साइकिल जो होती है ये हर एक महीने होती है, ये 2 से लेकर 8 दिन तक चलती है, एवरी मंथ इन द गर्ल्स और द वुमेन। सो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कहने का मतलब ये है कि अगर
स्पर्म यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये प्रोसेस होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा मैंने बताया ना कि जितना भी नरिशमेंट होता है एक एम्ब्रियो का, बेबी का, वो एक टिश्यू की वजह से होता है। तुमने देखा होगा नाभि पर बेबी के इस तरीके का एक ट्यूब लगी होती है, इसी ट्यूब का नाम होता है प्लेसेंटा। इसी की हेल्प से ये वॉर्म से अटैच होता है बाहर की तरफ। तो ये ब्लड से हेल्प करता है किसको, नरिशमेंट लेने में, या न्यूट्रिशन लेता है और बेबी को देता है। तो ये ब्लड से, मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेके बेबी को देता है, तो प्लेसेंटा की हेल्प से ही होता है। अब जो भी हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो हमें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होते क्या है, पहले जान लेते हैं कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन कहने का मतलब ये है कि अवॉइड इन द प्रेगनेंसी द मेथड्स बाय विच वी यूज टू अवॉइड द प्रेगनेंसीज। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं उनको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स बोला जाता है। सबसे पहला आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या करते हैं, हम फिजिकली डिवाइसेस का यूज करते हैं जिससे कि हम क्या करें कि या तो एग को रोक दें वहां तक आने के लिए, या फिर स्पर्म को जाने के लिए रोक दें, यानी कि जहां उसको जाना है। यानी दोनों को मिलने नहीं देना चाहिए, या तो स्पर्म को या फिर एग को, दोनों को आपस में नहीं मिलना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं डिवाइसेस, मेल्स के अंदर यूज किया जाता है कॉन्डम्स, और फीमेल्स के अंदर यूज किया जाता है सर्विकल कैप। तो ये दोनों ही डिवाइसेस यूज किए जाते हैं मेल और फीमेल के अंदर एज अ बैरियर मेथड। अब दूसरा आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मेथड में हम यूज किया करते हैं पिल्स वगैरह, यानी कि पिल्स ले देते हैं, और हॉर्मोन्स जो कि ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, जो एग सेल प्रोड्यूस होने वाला है ना, उस एग को प्रोड्यूस नहीं होने देते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो इसी वजह से हम रोक सकते हैं। बट इसके जो होते हैं साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए प्रेफर करना ज्यादा बेटर नहीं होता है। लास्ट वाला जो है हमारे पास सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है, सर्जिकल मेथड में हम पढ़ के आए हैं वाज डिफरेंस पढ़ा है ना, तो उस वाज डिफरेंस को हम कट करवा देते हैं सर्जिकल सर्जरी की हेल्प से। इसी को बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है, हम सर्जरी करवाते हैं मेल के अंदर, वाज डिफरेंस कट करवाते हैं। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जो कि मैंने तुमको भी बताया है फेलोपियन ट्यूब, वहां को उसको कट करवा देते हैं, तो वो एग प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों कट हो जाएंगी वो, तो नहीं होता है। आगे देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसको पढ़ना जरूर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एसटीडीज के ऊपर। देखो एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से तुमको पता होना चाहिए कि जो एसटीडीज होती है दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी बैक्टीरियल, एक होती है हमारे पास वायरल। और इनका एग्जाम्पल तुमको पता हो, गनोरिया होता है वो बैक्टीरियल होता है, और जो सिफिल्स होता है वो भी बैक्टीरियल होता है। वायरल में आता है तुम्हारा एड्स। एड्स का फुल फॉर्म तुमको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और वर्ड्स एग्जाम्पल है किसका, वायरल का। तो ये था पूरा कंप्लीट चैप्टर, और मैंने ट्राई किया है कि तुमको सारा समझ में आए। और इन क्वेश्चन जो हैं ये जितने भी हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको ये अगर याद है ना तो तुम्हें पूरा चैप्टर आता है। इसी तरह मैंने पुराने चैप्टर्स यानी कि जो पीछे के चैप्टर उनको भी मैंने कंप्लीट किया है, कम से कम टाइम में ट्राई किया है, और वो भी वर्कशीट के थ्रू। वो तो मैंने वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाओ डाउनलोड करो। अगर लिंक काम नहीं करे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो जाओ पढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मिलते हैं इसके बाद वाले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।